नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट साइकोलॉजी बाई राजकुमार सर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था अनुबंधन का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। किसने दिया? पावलोव ने। आज हम पढ़ेंगे पुनर्बलन पर आधारित अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको पहले ही इस चीज पे क्लियर कर देता हूँ कि ये तीन सिद्धांत ऐसे हैं जो सेम है, बिल्कुल नाम इनके लगभग सेम है, तीनों में अनुबंधन का नाम आ रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि किसने किस सिद्धांत को दिया, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला आता है अनुबंधन का सिद्धांत, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव। कौन था? रूस का शरीर शास्त्र। ठीक है ना? पहली बात कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव। सीधा उसके उपनाम तो मैंने आपको बता ही दिए थे ना कि अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया था। दूसरा क्या है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, वो है पुनर्बलन पर आधारित अनुबंधन का सिद्धांत। इस पर आधारित पुनर्बलन पर आधारित अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। किसने? स्किनर ने। स्किनर का पूरा नाम ब्यूरिस फ्रेडरिक स्किनर। किसने दिया? ब्यूरिस फ्रेडरिक स्किनर। अब आता है कि एक और सिद्धांत है जिसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए, ये दोनों सिद्धांतों में आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो। पुनर्बलन का सिद्धांत, अकेला अगर पुनर्बलन आ जाए तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने दिया था, क्लार्क एल हल ने दिया। इसने दिया था क्लार्क एल हल ने दिया। ठीक है, ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो आज हम जिस सिद्धांत की बात करने वाले हैं वो है अनुबंधन पर आधारित पुनर्बलन का सिद्धांत। सीएल हल ने, देखिए, जब मैंने आपको, अगर मैं छोटी सी बात अगर आपको बताऊं कि जो अनुबंधन होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सहज अनुबंधन। कौन सा होता है? सहज व्यवहार अनुबंधन। ठीक है ना? एक होता है सहज व्यवहार अनुबंधन और दूसरा होता है सक्रिय व्यवहार अनुबंधन। कौन सा? सक्रिय व्यवहार अनुबंधन। आवाज समझ में? ये दो तरह के अनुबंधन होते हैं। पहला होता है सहज व्यवहार अनुबंधन, दूसरा होता है सक्रिय व्यवहार अनुबंधन। तो देखिए, सहज व्यवहार अनुबंधन में क्या होता है? जो उद्दीपक होता है ना, जो उद्दीपक होता है हमारा, वो क्या होता है? ज्ञात उद्दीपक होता है। क्या होता है? जिसमें हमें उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक का ज्ञान होता है, हमें पता होता है कि उद्दीपक क्या है। और जो व्यवहार होगा ना हमारा, व्यवहार क्या होगा? निष्क्रिय होगा। कैसा होगा? निष्क्रिय व्यवहार होगा। जैसे कि कुत्ते को बांध के रखा हुआ था, कुत्ता स्वयं कोई क्रिया नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो उसके सामने उसके सामने भोजन रखा गया तो वो भोजन उसने लिया। ठीक है ना? तो व्यवहार क्या होता है हमारा? बिल्कुल निष्क्रिय होता है, सक्रिय व्यवहार नहीं होता। इसमें अगर मैं कुछ क्रियाओं की बात करूं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, भूख लगेगी तो खाना चाहिए। ठीक है ना? डरना, तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो इसमें ध्यान रखने वाली है। और इसमें जो हमने जो पिछला सिद्धांत पढ़ा था ना, इवान पेट्रोविच पावलोव का पूरा नाम इसका इवान पेट्रोविच पावलोव। तो आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है वो सहज व्यवहार अनुबंधन का सिद्धांत है, ये भी याद रखना।
कौन सा है? सहज व्यवहार अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है ना। और इन्हीं सिद्धांतों को सबसे निम्न स्तर का सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत को सबसे निम्न स्तर का सिद्धांत माना जाता है। किसकी अपेक्षा? सक्रिय व्यवहार अनुबंधन की अपेक्षा निम्न स्तर का सिद्धांत। अब बात आती है सक्रिय व्यवहार अनुबंधन। तो देखिए इसके अंदर इसका उल्टा होगा, इसमें उद्दीपक क्या है? ज्ञात है, तो इसमें उद्दीपक जो होगा वो अज्ञात होगा और व्यवहार जो होगा वो क्या होगा? सक्रिय होगा, ठीक है ना। व्यवहार क्या होगा? सक्रिय होगा, जिसमें उद्दीपक हमारा ज्ञात होगा। यानी कि किसी विशेष लक्ष्य को हम कह सकते हैं कि किसी विशेष लक्ष्य के प्रति, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष व्यवहार करना। व्यवहार करना, जैसे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीत की। रीत के आपके लिए क्या है? विशेष व्यवहार है, जिसके लिए आप दिए करें, ये बदलता रहेगा उद्दीपक, ठीक है ना। उद्दीपक इसमें बदलता रहेगा। और ये जो सक्रिय व्यवहार अनुबंधन का जो जिसमें सिद्धांत होता है वो बीएफ स्किनर का सिद्धांत। कौन सा है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? सक्रिय व्यवहार अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन सिद्धांतों को सर्वोच्च सिद्धांतों की श्रेणी में रखा गया है। सर्वोच्च सिद्धांत अनुबंधन के ये सर्वोच्च सिद्धांत है, उनसे बीएफ स्किनर का सिद्धांत, ठीक है ना। सर्वोच्च अनुबंधन सिद्धांत इसे माना जाता है, सर्वोच्च स्तर का अनुबंधन माना, इसे निम्न स्तर का अनुबंधन माना जाता है, ठीक है ना। और इसे सर्वोच्च स्तर का अनुबंधन माना जाता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो अनुबंधन होता है ना वो दो प्रकार का होता है, सहज व्यवहार अनुबंधन और सक्रिय व्यवहार अनुबंधन। इसके बाद हम बात करेंगे बीएफ स्किनर के पुनर्गणन पर आधारित अनुबंधन। देखिए इस सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, इस सिद्धांत की पुनर्गणन पर आधारित जो ब्यूरिस-पैट्रिक का सिद्धांत है, कौन सा है? बीएफ स्किनर का सिद्धांत। तो याद रखना बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है? ब्यूरिस-पैट्रिक स्किनर है, जो कि ब्यूरिस-पैट्रिक स्किनर जो है वो कहाँ का था? अमेरिका का था। ये बात भी याद रखना, ठीक है ना, अमेरिका का। अब देखिए कि जब इसकी हम बात करते हैं बीएफ स्किनर के सिद्धांत की, तो इसके नाम क्या है? इस सिद्धांत के नाम हमें पता होने जरूरी है ना। इस सिद्धांत के नाम हमें पता होने जरूरी है। क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके? सबसे पहले क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। इसका जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है ना। पहला इसका जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो। और क्या कह सकते हैं इसे हम? ऑपरेंट हम इंग्लिश में लिख लेते हैं ऑपरेंट, ठीक है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेटर कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। और उत्सर्जी अनुबंधन का सिद्धांत भी हम किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्सर्जी अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहते हैं? उत्सर्जी अनुबंधन का सिद्धांत। और हम कह सकते हैं इसे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा? साधनात्मक अनुबंधन
का सिद्धांत, ठीक है ना। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी हम किसे कह सकते हैं, और हम इसे क्या कह सकते हैं, सक्रिय अनुबंधन का भी मैंने पढ़ा था ना, सक्रिय अनुबंधन का, तो हम इसे कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। और बताइए और क्या कह सकते हैं हम इसे, और हम इसे कह सकते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये कई बार पूछ लिया गया है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है तो B.F. स्किनर के सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है ना, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। और स्किनर का द्विकारक सिद्धांत भी हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम, स्किनर का द्विकारक सिद्धांत, क्या कहते हैं हम इसे, स्किनर का द्विकारक सिद्धांत। और हम इसे क्या कह सकते हैं, और हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इसे, क्या जानते हैं, RS थ्योरी, ठीक है ना, RS थ्योरी। देखिए थॉर्नडाइक की जो थ्योरी थी उसे SR थ्योरी कहते थे, परंतु इसका क्या है, RS थ्योरी। इसमें अनुक्रिया पहले होती है, स्टिमुलस बाद में प्राप्त होता है, तो इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, क्या कह सकते हैं हम इसे, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और इसे सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे सबलीकरण का सिद्धांत, क्या कहते हैं इसे हम, सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना, सबलीकरण का सिद्धांत भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ उपनाम, या हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को इन नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग और उत्सर्जनीय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का द्विकारक सिद्धांत, RS थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत। तो ये इसकी क्या है, उपनाम है। तो हम पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इनको इन नामों से क्यों पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, B.F. स्किनर है। B.F. स्किनर ने ये जो सिद्धांत है वो 1938 में दिया था। कब दिया था, 1938 में दिया था, अपने 2 पुस्तकों के अंदर। कौन सी, 2 पुस्तकों के अंदर। तो इनकी 2 जो पुस्तकें हैं उनको हमें याद रखना है, 2 पुस्तकों को हमें याद रखना है, जिसके अंदर जो सबसे पहली है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरी इसकी पुस्तक है वो है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। कौन सी है, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। कौन सी है, दूसरी है इसकी बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। DIGNITY, ठीक है, बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। इन दोनों पुस्तकों के अंदर इसने क्या है कि सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तब 1938 के अंदर किया था। पहला था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरी थी बियॉन्ड फ्रीडम एंड बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, ठीक है। इन दोनों बुक्स के अंदर इसने क्या है, इस सिद्धांत को 1938 के अंदर क्या किया था, पब्लिश किया था, ठीक है ना। तो और इस सिद्धांत के अंदर जो स्किनर ने प्रयोग किए थे वो 2 चीजों के ऊपर प्रयोग किए थे। सबसे पहला जो प्रयोग है ना वो इसने किस पे किया था, स्किनर बॉक्स का जो पहला प्रयोग है वो कहलाता है स्किनर बॉक्स
प्रयोग जो किस पे किया गया था, चूहे पर किया गया था। कब? 1938 के अंदर। कब किया गया था? 1938 के अंदर किया गया था सबसे पहला। और दूसरा जो उसका जो प्रयोग था वो था पिजन बॉक्स प्रयोग। कौन सा? पिजन बॉक्स प्रयोग। और ये किस पे किया गया था? ये कबूतर पर किया गया था। किस पे किया था? कबूतर पे। और कब किया था? 1943 के अंदर किया गया था। 1943 के अंदर किया गया था। ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी है कि इसके दो प्रयोग थे। पहला प्रयोग 1938 के अंदर और दूसरा जो प्रयोग था वो 1943 के अंदर कबूतर पर किया गया था। पहले प्रयोग को स्किनर बॉक्स प्रयोग और दूसरे प्रयोग को पिजन बॉक्स प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्किनर का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है ना वो पुनर्बलन पर आधारित है। किस पे आधारित है? पुनर्बलन। तो पुनर्बलन होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि पुनर्बलन क्या होता है। देखिए, पुनर्बलन होता है किसी भी कार्य को करने के बाद में उस कार्य को दोहराने, उस कार्य के दोहराव के लिए जब हम किसी उचित व्यवहार को, मतलब किसी, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को दोहराने के लिए जब हमें कोई व्यवहार फोर्स करता है तो उसके हम पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन या रिफोर्समेंट हम जिसे कहते हैं। मान लीजिए पुनर्बलन को समझने के लिए हमें इतना सा हमें याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? रीट की तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या है जो लक्ष्य है? उद्दीपक जो है वो रीट है। ठीक है ना। लक्ष्य क्या होगा? उद्दीपक क्या आपका? रीट है। आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो आपको एक रिफोर्समेंट मिलता है, एक पुनर्बलन मिलता है किसी अन्य व्यवहार को दोहराने के लिए। यानी कि जब हम किसी व्यवहार को पूर्ण कर लेते हैं और बाद में किसी पुरस्कार या किसी व्यवहार के माध्यम से किसी अन्य व्यवहार को उसी गति के साथ दोहराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है ना। बात समझ में? पुनर्बलन होता क्या है? पुनर्बलन का मतलब सीधा सीधा यही है कि किसी व्यवहार को उतनी ही गति से दोहराने के लिए हमें जब हम किसी माध्यम का यूज करते हैं तो वो माध्यम क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए कि जो पुनर्बलन होता है ना, पुनर्बलन के अंदर निम्न अवधारणाएं मानी थी किसने? स्किनर ने। कुछ अवधारणाएं हैं पुनर्बलन को लेकर। इसकी स्किनर की कुछ अवधारणाएं हैं स्किनर की पुनर्बलन को लेकर। तो देखिए सबसे पहली जो अवधारणा है वो है पुनर्बलन अनुसूची। क्या है? पुनर्बलन अनुसूची। अब देखिए पुनर्बलन अनुसूची होती क्या है? तो पुनर्बलन अनुसूची का तात्पर्य क्या है? पुनर्बलन की मात्रा और उसको प्रस्तुत करने का जो क्रम होता है ना, कि जो पुनर्बलन है वो किस मात्रा में प्रस्तुत करना है और किस क्रम में प्रस्तुत करना है, वो क्या है? अनुसूची कहलाती है, पुनर्बलन अनुसूची। और जो ये पुनर्बलन अनुसूची है दो प्रकार की होती है। सबसे पहली सतत पुनर्बलन अनुसूची। कौन सी होती है? सतत पुनर्बलन अनुसूची। सतत पुनर्बलन अनुसूची क्या होती है? देखिए सतत पुनर्बलन जो अनुसूची होती है उस अनुसूची के अंदर धनात्मक पुनर्बलन का प्रत्येक सही अनुक्रिया पर, देखिए पॉजिटिव रिफोर्समेंट का जो प्रयोग है वो प्रत्येक सही क्रिया पर और किसी नेगेटिव क्रिया के ऊपर किसी नेगेटिव पुनर्बलन का, यानी हम कह सकते हैं कि तथा ऋणात्मक पुनर्बलन को प्रत्येक गलत अनुक्रिया के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिफोर्समेंट जो है आपका धनात्मक पुनर्बलन जो है प्रत्येक सही क्रिया पर और किसी गलत क्रिया पर, किसी प्रत्येक गलत क्रिया पर आपको जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो प्रदान करना होता है। ठीक है ना। क्या है इसमें कि पॉजिटिव रिफोर्समेंट पर क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि नेगेटिव रिफोर्समेंट पर
क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स। यानी हम कह सकते हैं किसी बालक के सही व्यवहार करने पर, यानी कि राइट बिहेवियर करने पर हम उसे क्या करते हैं, प्राइज देते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्राइज देते हैं। और अगर प्रत्येक गलत व्यवहार पर हम उसे क्या करते हैं, दंड, पनिशमेंट करते हैं, पनिश करते हैं उसको, ठीक है ना। तो क्या होगा, सही व्यवहार करने पर पुरस्कार देना, और क्या होगा, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सही व्यवहार पर प्राइज देना और गलत व्यवहार पर दंड करना, यानी कि सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना और गलत पर उसको क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन देना। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, दंड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है असतत पुनर्बलन सूची। कौन सी है, असतत पुनर्बलन सूची। दूसरी कौन सी होती है, असतत पुनर्बलन सूची। असतत पुनर्बलन सूची क्या होती है, देखिए असतत पुनर्बलन सूची जो होती है, यहां पहले जो था ना, वहां जो सतत पुनर्बलन में क्या था, एक निश्चित तारीफ और स्मेल, एक पुनर्बलन जो था वो निश्चित, उसकी जो मात्रा थी वो निश्चित थी, यानी कि सही पर सही पुनर्बलन देना और ऋणात्मक उतना पुनर्बलन देना, ये निश्चित है। परंतु असतत पुनर्बलन में गलत और सही अनुक्रिया पर जो है पुनर्बलन की मात्रा जो है वो निश्चित नहीं होती। सही अनुक्रिया कर रहा है तो पुनर्बलन मिल भी सकता है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक सही क्रिया पर उसे पुनर्बलन मिले, किसी एक क्रिया पर उसको पुनर्बलन मिल सकता है, जरूरी नहीं कि प्रत्येक पर ही मिले, और प्रत्येक गलत क्रिया पर उसको दंड मिले, ये भी कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक गलत क्रिया पर उसको दंड मिले, ये भी जरूरी नहीं है। यानी कि असतत पुनर्बलन के अंदर क्या होता है, कोई भी मात्रा निश्चित नहीं होती है, इसकी पुनर्बलन की कोई भी मात्रा निश्चित नहीं होती है। और ये जो असतत पुनर्बलन है, ये मनोविज्ञान के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ पुनर्बलन माना जाता है। कौन सा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुनर्बलन माना जाता है, क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया के अंदर असतत पुनर्बलन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की पुरस्कार ग्रंथि का निर्माण नहीं होने देता बच्चे के अंदर। किसका निर्माण नहीं होने देता, पुरस्कार ग्रंथि का। पुरस्कार ग्रंथि का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अगर आप प्रत्येक सही क्रिया पर उसको इनाम देंगे बच्चे को, तो बच्चा जो है उस इनाम के लिए सही क्रिया कर रहा है, उसके व्यवहार में वो चीज शामिल नहीं हुई है। उस इनाम के चक्कर में वो क्या सही कर रहा है, जब इनाम देना बंद कर दोगे तो वो सही क्रिया करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, असतत पुनर्बलन में ऐसा नहीं होता है। ये पुरस्कार जो ग्रंथि है, बार बार जब इनाम देंगे ना तो किसी बच्चे को, आप किसी भी, आप अपने पर ही लेके देखिए, कर बार बार अगर आपको प्रशंसा पे प्रशंसा मिलती रहेगी ना, तो आप, और एक बार मान लीजिए किसी ने प्रशंसा नहीं की तो आपको इतना बुरा लगेगा, यार मैं ये सब काम किया और मुझे तो प्रशंसा नहीं मिली, तो फिर आप वो काम नहीं करेंगे। तो वो किस वजह से, कि वो पुरस्कार ग्रंथि जो आपके अंदर जो विकसित हो चुकी है ना, उसी वजह से। छोटा बालक जो है वो इस चीज को माइंड में बिठा लेगा कि मुझे, अगर मैं कोई अच्छा काम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, मुझे करना चाहिए। और बाई चांस अगर किसी को ड्रिल मैडम ने नहीं दिया तो क्या होगा, तो वो काम वो अच्छा नहीं करेगा। और असतत पुनर्बलन में ऐसा नहीं होता, प्रत्येक अच्छे काम पर पुनर्बलन मिले ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, और प्रत्येक गलत काम पर दंड मिले ये भी जरूरी नहीं है। तो वो उसके अंदर पुरस्कार ग्रंथि का क्या होता है, विकास नहीं होता है इसके अंतर्गत। दूसरा, इसमें अधिगम को बच्चा क्या है, सीखता है, सही क्रिया को क्या है, सीखता है, यानी कि अधिगम को महत्व दिया जाता है इसके अंदर। बच्चे को सही चीज सिखाई जाती है, ये नहीं है कि आप इनाम देकर उसे करवाएं वो जबरदस्ती, ये नहीं है। उसको अधिगम करवाया जाता है, किसी उत्पाद पर महत्व नहीं दिया जाता। उत्पाद का मतलब आप हम कह सकते हैं कि उसका निर्माण नहीं करना, किसी भी उस वस्तु का, उसका ये कह सकते हैं इनाम देकर उसका निर्माण नहीं करना, उसके अधिगम यानी कि उसके व्यवहार में वो चीज शामिल करनी है हमें, ठीक है ना। तो ये है। दूसरी बात, इसके अंदर एक बात और कही थी, किसने, स्किनर ने कही थी। स्किनर ने कही थी कि जो व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। यानी कि जब परिस्थितियां होंगी तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगी। मान लीजिए आज आपको किसी नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी की क्या है आवश्यकता है, तो आप किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब मान लीजिए ये नौकरी आपको मिल जाएगी ना, तो नौकरी मिल जाएगी तो फिर आप, अगर मान लीजिए रीट में आप सिलेक्ट हो गए, भगवान करे आप सभी सिलेक्ट हो, तो रीट के अंदर जब आप सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट होने के बाद में इससे ऊपर
सेकंड ग्रेड, या आप चाहेंगे कि हम अपने फर्स्ट ग्रेड, यानी कि इससे आपको क्या मिला, रिफोर्समेंट मिला, एक पुनर्बलन मिला, ठीक है ना, उस नई क्रिया को दोहराने के लिए उतनी ही गति से। मान लीजिए रीड में नहीं होता है तो फिर आप जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे ना उतने मन से नहीं कर पाए। अब मान लीजिए अब पिछले 2 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 2 अगस्त को ये एग्जाम होना था। क्या होना था? 2 अगस्त 2020 को ये एग्जाम होना था। तो बच्चे क्या है, जी तोड़ के मेहनत पे तैयारी कर रहे थे ना। और जैसे 2 अगस्त पास आई, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, बच्चों का जो पुनर्बलन था वो टूट गया, मोटिवेशन जो है वो टूट गया, ठीक है ना। फिर दोबारा से क्या हुआ, एक रिफोर्समेंट मिला है, दोबारा से डेट निकली इसकी, ठीक है ना, दोबारा से डेट निकली तो फिर से दोबारा से तैयारी करने लगे, यानी कि आपको फिर से क्या मिला, पुनर्बलन मिला। यानी कि जब हम क्रियाएं करते हैं परिस्थिति, बस हम बहुत सी अनुक्रियाएं करते हैं, परंतु जब हम कुछ परिस्थिति के कारण अगर हमें कोई पुनर्बलन मिल जाए तो हम इस क्रिया का दोहराव हमारे जीवन में बार बार होता है, ठीक है ना। अगर रीड में सिलेक्ट हो गए तो बार बार आप किसी जॉब में आरएस तक बनने की कोशिश आप करेंगे। कोई व्यक्ति है शुरुआत में एलडीसी लगता है या छोटा 3rd ग्रेड टीचर लगने के बाद वो आरएस तक का सफर पूरा कर लेता है। वो किस वजह से कर पा रहा है? उसे एक के बाद एक क्या मेरे पुनर्बलन मिलते जा रहे हैं, और पुनर्बलन की वजह से वो आगे से आगे बढ़ता गया। उसी प्रकार क्या है कि इसके अगर मैं प्रयोग की बात करूं, देखिए मैंने प्रयोग नहीं बताया आपको, तो प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो इसने क्या है कि सबसे पहले की बात करूं तो पिजन बॉक्स, एक हम ये कह सकते हैं कि एक पिंजरा लिया, किसी हम चूल्हे के ऊपर जो पहला प्रयोग था ना इसका, वो था स्किनर बॉक्स प्रयोग के ऊपर, जिसे हम कहते हैं स्किनर बॉक्स। तो देखिए स्किनर बॉक्स क्या था, स्किनर बॉक्स में क्या था कि स्किनर बॉक्स में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स था, इस बॉक्स में क्या था, ऐसी कुछ बाधाएं थी बीच में। तो यहां क्या था, ये चूहा था, क्या था, ये चूहा है। अब ये जो चूहा है ना, ये चूहा, इसको भूख लगी, यहां क्या पड़ा है, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है, क्या पड़ा है, रोटी का टुकड़ा। अब चूहा जो है इसको भूख लगी है, ये कैसे भी उछल कूद करके इस बाधा को पार करता है और ये रोटी का टुकड़ा हासिल कर लेता है। और यहाँ पर भी क्या पड़ा है, रोटी का टुकड़ा। बाहर निकलेगा दरवाजा क्या है, ये है। तो इस रोटी के टुकड़े को नजर आया, ये रोटी का टुकड़ा भूख शांत हुई, फिर उसको दोबारा से क्या हुआ, रिफोर्समेंट मिला इससे, इसलिए इस दीवार को क्रॉस करके ये रोटी का टुकड़ा इसने प्राप्त किया, फिर इस दीवार को पकड़ के यहाँ रोटी का टुकड़ा, और फिर यहाँ से बाहर। तो ये क्या हुआ, इसको रिफोर्समेंट मिलता गया। यहाँ से कूदा तो इसको यहाँ रोटी का टुकड़ा एक पुनर्बलन के रूप में मिला, और यहाँ से कूदा तो यहाँ एक रोटी का टुकड़ा पुनर्बलन के रूप में मिला, और यहाँ कूदा तो फिर एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसी प्रकार कबूतर के प्रयोग में ऐसे गोल घूमने वाला एक पिजन बॉक्स था जो बार बार गोल घूम रहा था। अब कबूतर को क्या है, चोंच मारना, सही जगह पे चोंच मारना सिखाना था, ठीक है ना। ये कबूतर क्या है, बार बार ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, जो दाना था ना, बाजरे का दाना या कुछ भी हम कह सकते हैं, छोटा कोई दाना था किसी चीज का, तो जो दाना था ना, वो दाना उसे कहीं किसी जगह पे रखा, तो कबूतर क्या बार बार आके उसी जगह पे चोंच मारता, बार बार आके उसी जगह पे चोंच मारता। तो उसे सही रूप में क्या है, जो चोंच मारने की जो पुनर्बलन, अगर मान लीजिए यहाँ चोंच मारना सिखाना, अगर मान लीजिए वो बार बार आके यहाँ चोंच मारा, एक बार उसे यहाँ पे जो दाना है वो उसको यहाँ पर प्राप्त हो गया भोजन के रूप में, तो वो यहीं पे चोंच मारना सीख जाएगा। तो पुनर्बलन के रूप में उस क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। तो क्या है, पहले अनुक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अनुक्रिया होती है, हमें उद्दीपक का नहीं पता होता है। अब चूहा जो था ना, उसको उद्दीपक का नहीं पता था कि रोटी का टुकड़ा यहाँ पड़ा है कि कूदा, उठते ही उसको रोटी का टुकड़ा। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें अनुक्रिया का देखिए, थांडा के प्रयोग में क्या था, बिल्ली के सामने क्या था, उद्दीपक सामने रखा हुआ था, क्या था, उद्दीपक सामने। तो उसको क्या थी, सबसे पहले इस उद्दीपक के सामने, यानी कि उद्दीपक उसके सामने रखा गया, तब उसने क्या किया, क्रिया की। यानी कि हम कह सकते हैं कि एस और आर की थ्योरी बनती है, यानी कि स्टिमुलस और फिर रिस्पॉन्स की थ्योरी बनती है। और स्किनर के प्रयोग में स्किनर ने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स के बाद में हमें अनुक्रिया या स्टिमुलस या उद्दीपक प्राप्त होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें
स्टिमुलस यानी कि अनुक्रियाएं करनी पड़ती है, फिर हमें स्टिमुलस प्राप्त होता है। जैसे हम रीट की तैयारी करें तो सबसे पहले क्या है हमें स्टिमुलस, यानी कि हम किसी भर्ती के ना आने पर भी अगर उसकी भर्ती की अगर हम तैयारी कर रहे हैं ना, एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह के कि किसी भर्ती के नहीं आने पर भी एक बालक जो है वो बार बार उसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो वो किस प्रकार का अधिगम है या किस प्रकार का किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इस RS थ्योरी पर आधारित है। यानी कि अनुक्रिया कर रहा है स्टिमुलस, उसे नहीं पता है कि स्टिमुलस है क्या, उद्दीपक क्या है मेरा, ठीक है ना, तो ये है। अब देखिए जो स्किनर था ना, स्किनर ने क्या बताया कि इस सिद्धांत के अंदर मानव जो है ना, एक प्राणी जो है वो दो प्रकार की क्रियाएं करता है। क्या करता है? दो प्रकार की। देखिए पुनर्जनन पर आधारित दो प्रकार की क्रियाएं की जाती है। एक वो क्रिया जिसमें उद्दीपक की जानकारी होती है। क्या होती है? उद्दीपक क्या होती है, हमें ये बात याद रखना कि उद्दीपक की जानकारी होने पर कौन सा व्यवहार, जब उद्दीपक की जानकारी होती है तब हम जो व्यवहार करते हैं ना, उसे हम अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं या प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। अनुक्रियात्मक व्यवहार, अनुक्रियात्मक व्यवहार। और उद्दीपक के ज्ञान ज्ञात होने पर जो व्यवहार या जो क्रिया उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है उसे प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। जब उद्दीपक ज्ञात होता है तो उसे अनुक्रियात्मक व्यवहार, और इस ज्ञात उद्दीपक के प्रति की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? उद्दीपक ज्ञात होने पर जो क्रिया की जाती है ना, ज्ञात होने पर जो क्रिया की जाती है उसे हम प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। कौन सी अनुक्रिया कहते हैं? प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। अब देखिए दूसरी, ये तो सिर्फ पहली क्रिया, दो प्रकार की क्रियाएं करता है ना प्राणी, तो दूसरी क्रिया कौन सी है? दूसरी क्रिया के अंदर क्या होता है? उद्दीपक जो है हमारा अज्ञात होता है। अज्ञात उद्दीपक जो होगा ना उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञात उद्दीपक को हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्रिया प्रसूत व्यवहार। जब उद्दीपक की जानकारी नहीं होती तो हम इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। अब देखिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया किसने था? B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने ये तो कहा कि हमें उद्दीपक अज्ञात होता है हमारे लिए और व्यवहार हमारा क्या होता है? सक्रिय रहता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार। और जब अज्ञात उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है ना, अज्ञात उद्दीपक के प्रति जो क्रिया की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? निर्गमित। तो हमें पता निर्गमित उत्सर्जित उत्सर्जन का सिद्धांत भी हमने इसे कहा था। निर्गमित उत्सर्जित क्रिया कहते हैं हम इसे। आई बात समझ में? तो निर्गमित उत्सर्जित क्रिया भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस सिद्धांत का कक्षा में प्रयोग किस प्रकार से किया था, बात आपको समझ में आई होगी। ये सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है? तो इस सिद्धांत में उद्दीपक क्या है? अज्ञात होता है, और किसी अज्ञात उद्दीपक के प्रति हम क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया था B.F. स्किनर ने। पुनर्बलन के कारण किसी भी क्रिया का बार बार क्या होता है? दोहराव होता है। पुनर्बलन हमें किस क्रिया को काम को करने के लिए बार बार क्या करती है? प्रेरित करती है। फिर बात आती है कि इस सिद्धांत का कक्षा में प्रयोग। तो देखिए कक्षा में जब हम प्रयोग की बात करें ना इस सिद्धांत के, तो कक्षा में प्रयोग की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या होती है? रूप निर्धारण। सबसे पहले क्या होता है? रूप निर्धारण। पहली बात क्या होती है? रूप निर्धारण। रूप निर्धारण को हम क्या कह सकते हैं? हम इसे क्या कहते हैं? शेपिंग बिहेवियर। किसी भी कार्य का शेप तैयार करना, किसी भी व्यवहार की शेप तैयार करना, वो क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत आती है। पुनर्बलन का उचित प्रयोग किसी व्यवहार को एक निश्चित दिशा या किसी निश्चित रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है? रूप निर्धारण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ये जो प्रयोग है, यही सिद्धांत है, कक्षा में प्रयोग करके हम बालक के अंदर किसी भी व्यवहार का रूप निर्धारण कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम किसी कह सकते हैं किसी सामान्य बालक, या हम ये कह सकते हैं किसी समस्यात्मक बालक। ये कोई भी समस्यात्मक बालक है, उस समस्यात्मक बालक को सामान्य बालक में बदलना,
यानी कि पुनर्बलन की सहायता से कोई समस्यात्मक बालक है, बालक पढ़ नहीं रहा है, कोई समस्या उसको आ रही है, तो उसको इनाम या किसी पुरस्कार के माध्यम से हम उसको एक सामान्य बालक में बदल सकते हैं, सामान्य बालक में उसे हम बदल सकते हैं। और इसके अंदर जो दूसरी बात महत्वपूर्ण तीसरी बात यह है कि जो एक आपने पढ़ा होगा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत, कौन सा? अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत देखिए, ये सिद्धांत जो है ना, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत इसी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। और ये जो सिद्धांत है ना अभिकर्मित अनुबंधन का, ये सिद्धांत किसने था? एल प्रेसे ने दिया था। किसने दिया था? एल प्रेसे ने। एल प्रेसे ने सिद्धांत को देते हुए ये कहा कि जो किसी भी क्रिया को बार बार करने के लिए हमें क्या होता है, किसी क्रिया को बार बार करने के लिए हमारे पास पुनर्बलन का सर्वाधिक मात्रा में उपलब्धता होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। और ये जो अभिकर्मित अनुदेशन का एल प्रेसे का जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर आधारित एक सिद्धांत है, जो प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्बलन देने पर बल देता है। ये कहता है कि कोई भी बालक सही अनुक्रिया करता है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दीजिए उस क्रिया के बाद दोबारा दोहराव के लिए। तो बाद क्रिया व्यवहार तभी दोहराया जाएगा जब आप उसको पुनर्बलन कर देंगे, तो ही बार बार वो व्यवहार आपका दोहराया जाएगा। तो ये एल प्रेसे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। और बालकों में शब्द भंडार की वृद्धि के अंदर क्या होता है? ये सिद्धांत सहायक होता है। ये बात क्या है? शब्द भंडार की वृद्धि के अंदर ये सिद्धांत सहायक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा पुनर्बलन पर आधारित बीएफ स्किनर का जो अनुबंधन का सिद्धांत है वो पढ़ा, ठीक है ना। इससे पहले पिछली क्लास में हमें अनुबंधन का सिद्धांत आईपी पावलोव का पढ़ा था, तो आज हमने बीएफ स्किनर का सिद्धांत पढ़ लिया। उसके साथ में अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नई सिद्धांत के साथ में, तब तक